बेंजोइक एसिड, तो इसमें गाउटी रूमेटिक डायथेसिस है इनग्राफ्टेड इन गोनोरियल और सिफिलिटिक पेशेंट। मतलब ऐसे लोग जिनमें गोनोरिया की कंप्लेन था या सिफिलिटिक पेशेंट है, उसमें किस तरह कंप्लेन हो जाए, अगर गाउटी या रूमेटिक कंप्लेन होती है तो बहुत अच्छी मेडिसिन होती है गाउट की कंडीशन में। नहीं, गाउट वगैरह जिससे अगर किसी को डेवलप हो गया तो एक दो मेडिसिन होती है, जिनमें एक हो गया बेंजोइक एसिड हो गया, और कौन सी एक मेडिसिन होती है अगर किसी को गाउट हो गया है तो? एक लिथियम का। कॉल्चिकम भी काफी अच्छा काम करती है ना। कॉल्चिकम हो गया, बेंजोइक एसिड प्रैक्टिकली जैसे जो ज्यादा लोग यूज करते हैं, तो आप इनके बारे में सोच सकते हैं। फिर इसके बाद है गॉटी कंक्रेशन आर्थराइटिक वेगा। अब देखो आर्थराइटिक वेगा जो वर्ड है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये होता क्या है। तो ये आर्थराइटिक वेगा, ये मतलब ब्रॉडली जैसे पहले आर्थराइटिस होता था उसको ब्रॉडली पहले डिफ्रेंशिएट किया गया था, एक आर्थराइटिक फिक्सा में और एक आर्थराइटिक वेगा में। तो वर्किंग विद इन वेरी सिंपल डायग्नोस्टिक सेंटर इसेंशियली कंप्राइजिंग ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो जो ऑस्टियोआर्थराइटिस की कंडीशन थी उसको आर्थराइटिक फिक्सा बोला जाता था, और जो इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस थी उसको आर्थराइटिक वेगा बोल दिया जाता था। तो आर्थराइटिक वेगा का मतलब होता था एक कॉमन क्रोनिक सिमेट्रिकल जो जॉइंट पेन होते थे, उसी को आर्थराइटिक वेगा बोला जाता था पहले एंशिएंट क्लासिफिकेशन में। आजकल तो ये वर्ड शायद ही यूज होते हैं, मतलब यूज नहीं किए जाते हैं। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया ना। तो इफेक्ट ऑल द जॉइंट स्पेशली द नी, क्रैकलिंग ऑन द मोशन एंड नोडोसिटी। तो इसमें क्या होता है, लगभग सारे जॉइंट्स में क्या होता है, पेन होता है, स्पेशली द नी जॉइंट्स, और इनका जो नी जॉइंट का इन्वॉल्वमेंट होता है वो काफी ज्यादा होता है। क्रैकिंग ऑन द मोशन, जब भी पेशेंट जिसे मूव करता है ना तो उसमें क्या होता है, कट कट की आवाज होती है। जैसे नहीं कुछ लोग होते हैं कि जैसे पैर अपना ऐसा सीधा करके किए तो कट से आवाज आई, या फिर कभी कभी ऐसे उंगलियों को अपने तोड़ते रहते हैं, कट कट की आवाज आती रहती है। तो दो तीन चीजें इसमें याद रखना है, तो गाउटी कॉन्क्रेशन है, आर्थराइटिक वेगा जो वर्ड है इसको याद रखना है, और ये क्या होता है थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लेंगे। क्रैकलिंग ऑन मोशन। फिर इसके बाद इनका यूरिन कैसा होता है, यूरिन डार्क ब्राउन एंड द यूरिनस ओडर इज हाईली इंटेंसिफाइड। तो डार्क ब्राउन टाइप का यूरिन होता है, और जो यूरिनस ओडर होता है, जैसे नहीं, अगर किसी आप ये पब्लिक यूरिनल्स में जाएं तो वहां पर एक जो बदबू जैसा रहता है, तो वो इस तरह के पेशेंट के यूरिन में बहुत ज्यादा होता है। तो यूरिनस ओडर इज हाईली इंटेंसिफाइड। अब देखो अलग अलग यूरिन के कलर से भी आप बीमारियों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जैसे ये यूरिन का नॉर्मल कलर है, ये ठीक है, ये फेयर है, लाइट डिहाइड्रेटेड है, अगर थोड़ा सा इस टाइप का है तो डिहाइड्रेशन है, ये सा है तो ज़्यादा डिहाइड्रेशन है, और डिहाइड्रेशन है, और दिस वन इज सीवियर डिहाइड्रेशन, बहुत ज़्यादा ब्राउनिश और इस टाइप का है तो दिस इज सीवियर डिहाइड्रेशन। तो स्टूल के सैंपल से, यूरिन के सैंपल से भी आप लोग डिफ्रेंसिएशन कर सकते हैं। तो इन्यूरेसिस नॉक्टर्ना ऑफ डेलिकेट चिल्ड्रन, ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन ऑफ ओल्ड मैन। तो आते हैं इन्यूरेसिस नॉक्टर्ना ऑफ डेलिकेट चिल्ड्रन और ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन ऑफ ओल्ड मैन। जिसे नहीं होता छोटे बच्चों में, अच्छा क्या होता है कि रात में सोते हैं फिर इसके बाद में यूरिनेशन कर दिया, तो इन्यूरेसिस नॉक्टर्ना ऑफ डेलिकेट चिल्ड्रन। ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन ऑफ ओल्ड मैन, जैसे बूढ़े बाड़े लोग जो होते हैं उनमें क्या होता है कि यूरिन ड्रिबल करता रहता है, मतलब जैसे ये है, तो अब ये बेचारे अंकल जी हैं, इनको क्या हुआ, हमेशा दिक्कत रहती है कि यूरिन इनका क्या होता है, बूंद बूंद टपकता ही रहता है। तो विद इनलार्ज प्रोस्टेट, साथ में क्या है, प्रोस्टेट का इनलार्जमेंट है। स्ट्रॉन्ग कैरेक्टरिस्टिक ओडर, तो जो यूरिन का जो ओडर होता है ना, वो इनका बहुत ज्यादा क्या होता है, बहुत हाईली इंटेंसिफाइड होता है। एक्सेस ऑफ यूरिक एसिड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस तरह के पेशेंट में क्या होता है, यूरिक एसिड की क्या होती है, अधिकता होती है। तो आप लोगों को पता ही है कि गाउट के केस में यूरिक एसिड क्या होता है, इसका लेवल हाई रहता है। तो इन्यूरेसिस नॉक्टर्ना हो, या फिर ओल्ड पीपल में ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन हो, उसके साथ में प्रोस्टेट का इनलार्जमेंट हो, और करेक्टरिस्टिक ओडर ऑफ यूरिन वेरी हाई। कैटार ऑफ ब्लैडर आफ्टर सप्रेस्ड गोनोरिया, ठीक है, गोनोरिया हुआ है, सप्रेस्ड गोनोरिया कर दिया गया, उसके बाद में इनको ब्लैडर से रिलेटेड कोई कंप्लेन डेवलप हो गए, ये हो गया इन्यूरेसिस। ठीक है, इन्होंने यूरिन कर दिया और इन्होंने अपना बेड गीला कर दिया।
और इनका क्या होता है, ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन। डायरिया ऑफ चिल्ड्रन, वाइट, वेरी ऑफेंसिव, एग्जॉस्टिंग लिक्विड स्टूल, रनिंग राइट थ्रू द डायपर। ठीक है, डायरिया ऑफ चिल्ड्रन होगा और ये कैसा होगा, वाइट डायरिया, एंड इट विल बी वेरी ऑफेंसिव, एग्जॉस्टिंग, ठीक, रनिंग थ्रू द डायपर। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है कि डायरिया कैसा हुआ, इतना ज्यादा हो रहा है, इतनी ज्यादा मात्रा में है और लिक्विड है, ऑफेंसिव है कि इट रनिंग थ्रू द डायपर, डायपर पहने हुए तब भी उससे वो बाहर निकल गए। यूरिन ऑफेंसिव एंड डीप रेड कलर, ठीक है, ऑफेंसिव यूरिन है और साथ में कलर कैसा है, डीप रेड टाइप का कलर है। अभी कैसा कलर हम लोग पढ़ के आए थे यूरिन का, डार्क ब्राउन। ठीक है, ब्राउन पढ़ के आए थे। स्टूल का कलर इसका कैसा था, वाइट। वाइट स्टूल का कलर था। ठीक है, यूरिन का और एक कलर कैसा बता दिए, यहाँ ये डीप रेड कलर रेड। एंड डार्क ब्राउन। ठीक है, डार्क या डीप रेड कलर बता दिए। तो दो तीन कलर अभी तक हो गया हमारे पास, ब्राउन हो गया, व्हाइट हो गया और ये डीप रेड कलर हो गया। कफ विद एक्सपेक्टोरेशन ऑफ ग्रीन म्यूकस, कफ होगा और उसके साथ में ग्रीन म्यूकस टाइप का, जैसे नहीं होता कभी कभी जो एक्सपेक्टोरेशन निकलता है येलोइश होता है, कभी व्हाइट होता है, तो अगर ग्रीन है, अब देखो ये कैसा, यहाँ पर थोड़ा सा डिफ्रेंसिएशन दिखाया गया है। अगर इस टाइप का होता है तो मतलब ये हेल्दी है ठीक है, अगर इस टाइप का है तो मतलब कोल्ड या फ्लू का इन्फेक्शन है। कैंसर वगैरह या इसके केसेस में कैसा होगा, बहुत ज्यादा रेडिश टाइप का एक्सपेक्टोरेशन आएगा। तो इसका एक्सपेक्टोरेशन कैसा है, ग्रीन म्यूकस। तो ग्रीन म्यूकस में और कौन सी मेडिसिन है, नाइट्रम सल्फ भी है और आपकी ये बेंजोइक एसिड भी होगा। एक्सट्रीम वियरीनेस एंड लेसिट्यूड, ठीक है, बहुत ज्यादा क्या होगा, वियरीनेस होगा और लेसिट्यूड फिर इसके बाद है पेन, टीयरिंग, स्टिचिंग इन लार्ज जॉइंट ऑफ बिग टो। तो आप लोगों को पता ही है कि जो गाउट होता है उसका सबसे पहला जो अटैक होता है, मैनिफेस्टेशन होता है, जनरली कहाँ पर होता है, यही ग्रेट टो पे होता है। सबसे पहले पेशेंट को यही वाला जॉइंट इफेक्ट होता है ज्यादातर केसेस में, ठीक है, नॉट इन ऑल केसेस। रेडनेस एंड स्वेलिंग ऑफ द जॉइंट, इस जॉइंट में क्या होगा, रेडनेस होगा, स्वेलिंग होगा और गाउट का जो पेन होता है दैट विल बी एग्रेवेटेड एट नाइट। ठीक है, यहाँ पर यही जमा हो जाता है यूरिक एसिड के क्रिस्टल, जिसी कारण से यहाँ पर इन्फ्लेमेशन होता है, यहाँ पर रेडनेस डेवलप हो जाती है और उसके बाद बहुत ज़्यादा इनको पेन स्टार्ट हो जाता है। एलिवेटेड लेवल ऑफ यूरिक एसिड इन ब्लड, द क्रिस्टल डिपॉजिट इन द जॉइंट, टेंडन एंड सराउंडिंग टिश्यू। ओके, सिमिलर टू कोपेवा, फॉर्मेशन। ये है नाइट्रम और ये कौन है, फेरम मटेलिकम, एरोमेटिन। थूजा, स्पेशली इन न्यूरेसिस आफ्टर नॉट आफ्टर नाइट्रम, इसका नाम नाइट्रम है, नाइट्रम करके। अब ये देखो सर। ये सिम्टम काफी इंपॉर्टेंट है कि यूजफुल आफ्टर कॉल्चिकम फेल इन गाउट, नहीं अभी बताए थे कि गाउट में कॉल्चिकम भी बहुत अच्छा काम करती है। तो बेंजोइक एसिड इज यूजफुल व्हेन कॉल्चिकम फेल्स, मतलब आपने गाउट में कॉल्चिकम दिया है लेकिन वो फेल हो गई। आफ्टर एब्यूज ऑफ कोपेवा इन सप्रेशन ऑफ गोनोरिया, जैसे गोनोरिया के केस में जो मेडिसिन होती है ना, ये काफी प्रेस्क्राइब किया जाता है। तो अब क्या हुआ, वहां पर कुछ ज्यादा ही इसको दे दिया गया, उसका एब्यूज कर दिया गया। तो उसके बाद अगर गोनोरिया सप्रेस हो जाए और उसके कोई कॉम्प्लिकेशन हो, देन यू कैन थिंक अबाउट बेंजोइक एसिड। ठीक है, बात समझ में आई। गोनोरिया है, गोनोरिया केस में कोपेवा को ओवर यूज कर दिया गया, फिर कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप हुए, देन यू कैन थिंक अबाउट बेंजोइक एसिड। इनकम्पैटिबल विद वाइन विच एग्रेवेट यूरिनरी गाउटी एंड रूमेटिक अफेक्शन। तो इस तरह के पेशेंट को क्या है, इनकम्पैटिबल टू वाइन। अगर जैसे मान लो किसी को बेंजोइक एसिड दिया गया है और या वो पेशेंट है उसने वाइन ले लिया, तो उसकी जितनी भी कंप्लेन है, गाउटिक, रोमेटिक अफेक्शन या जो कुछ भी है, वो सब कुछ क्या हो जाएंगे, एग्रेवेट हो जाएंगे। ठीक है, तो वेरी मच इनकम्पैटिबल टू वाइन। तो दिस वाज ऑल अबाउट बेंजोइक एसिड।